तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक 2016 के फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज। इसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट आपका बनता है। माइंड पावर किलर कंसेप्ट है, विद्युत फ्यूज तांबे तथा टीन अथवा सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। तो फ्यूज जो होता है वो तांबे और टीन के मिश्रण का या शीशे और टीन के मिश्रण का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र बनता है R बराबर V/I। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसमें थोड़ा सा माइंड पावर किलर कंसेप्ट सुन लीजिए। प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे प्रायः कैपिटल R से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। ये ओमेगा का चित्र है ना, ओमेगा। सूत्र बनता है R बराबर V/I, जहाँ V विभवांतर और R प्रतिरोध होता है और I विद्युत धारा होता है। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के ताप पर, है ना। तो ये चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव भी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से आपको दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। माइंड पावर किलर कंसेप्ट में देखिए, अवतल दर्पण का यूज, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, आँख, दांत, गले इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, लेजर लाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के अग्रदीप यानी हेडलाइट के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, टेबल लैंप इत्यादि के परावर्तक के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, सोलर प्लेट में किया जाता है। तो ये आपके अवतल दर्पण के उपयोग थे। और भी है इसमें देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तन दूरदर्शी में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग प्रदर्शक कक्ष में विभिन्न आकार के प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने का आईने के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में लगी स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपके उत्तल दर्पण के उपयोग थे। इससे पहले हमने आपको अवतल दर्पण के उपयोग को बतलाए, है ना। तो इसमें समतल दर्पण के उपयोग में आपको इसमें सब उत्तल दर्पण का ही लिखा गया है, तो ये आपका गलत है, यहाँ पे उत्तल दर्पण का ही होता। ठीक है, तो समतल दर्पण के लिए आप अपना किताब में से देख लीजिएगा। बाद बाकी ये उत्तल का है और ये अवतल का है, इसमें दिया गया है। ठीक है, अगला है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है ना। माइंड पावर किलर कंसेप्ट देखिए, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का ऐसा मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये आपके आवेश का ऐसा मात्रक जो कि 10th में आपको जो फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है ना, ऐसा मात्रक उतना ही दिए हैं। बाद बाकी आप 9th से भी याद कर सकते हैं, इसको 9th बुक में भी है। चलिए छठा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो भाई साहब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितना बार अभी तक में रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। चलिए अगला है, 1 वोल्ट
कहलाता है? तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल बट्टा 1 कूलम। इसमें हॉर्लिक्स के रूप में हम दिए हैं, है ना। माइंड पावर किलर कंसेप्ट ही है ये। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलम, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर, 1 वाट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलम, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, आजकल ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें उपचयन और ऊष्माक्षेपी ये दोनों ही आंसर होने चाहिए, क्योंकि किताब में दोनों ही हैं। तो ये क्वेश्चंस आप अपना देख लीजिएगा एक बार, है ना। लेकिन उपचयन और ऊष्माक्षेपी ये दोनों है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आप बचे, क्योंकि 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर चांसेस मतलब क्या होते हैं कि कोई एक आंसर मान लीजिए बोर्ड की तरफ से सही हो गया तो फिर दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें आपका 1 नंबर कट भी सकता है। तो इस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस को आप जिसमें 2 ऑप्शन लगे कि हो तो उसको छोड़ के ही आगे बढ़िए, है ना। दूसरा क्वेश्चन आप अपना देखिए, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसमें एजी होगा आपका, है ना, चांदी। अगला है निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो एसबी। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो एसबी। यहाँ पे माइंड पावर किलर कंसेप्ट के लिए दिए हुए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 9 उपधातु हैं, और इसमें आ गया आपका ब्रॉन जिसका संकेत होता है बी, इसकी परमाणु संख्या 5, सिलिकॉन एसआई इसका परमाणु संख्या 14 है, जर्मेनियम जीई और इसका परमाणु संख्या 32 है, आर्सेनिक इसका परमाणु संख्या है आपको 33, सेलेनियम इसका एसई होता है संकेत और इसका परमाणु संख्या 34 है, एंटीमनी इसका संकेत होता है एसबी और इसकी परमाणु संख्या 51 है, टेलुरियम इसका संकेत होता है टीई और इसकी परमाणु संख्या 52 है, पोलोनियम इसका संकेत होता है पी और इसकी परमाणु संख्या 84 है, स्टेटाइन इसकी परमाणु संख्या 85 और इसका संकेत 80 होता है। तो ये उपधातु का पूरा लिस्ट हम इसमें दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल है। पीतल क्या है भाई साहब? तो पीतल मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। माइंड पावर किलर कंसेप्ट में देखिए कुछ मिश्र धातु इस प्रकार हैं, इस्पात यानी स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल यानी ब्रास, मैग्नीशियम, ड्यूरेलुमीन, एल्युमिनियम ब्रांज, कांसा ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, जर्मन सिल्वर, उसके बाद सोल्डर जिसको टाका के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके प्रमुख मिश्र धातु हैं, इसे याद रखिएगा। अगला है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो भाई साहब अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय का पीएच मान होता है, क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, है ना। और उसके बाद उदासीन का पीएच मान होता है, उदासीन का पीएच मान होता है आपको 7। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7, है ना। तो इसमें हम माइंड पावर किलर कंसेप्ट दिए हुए हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। वर्ग को आप ग्रुप भी कह सकते हैं, ग्रुप। उसके बाद इसको समूह के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसके बाद इसको उदर्ग स्तंभ भी बोलते हैं, उदर्ग स्तंभ, है ना, उदर्ग स्तंभ, ठीक है। और आवर्त सारणी में आवर्तों की उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग। अगर इसकी संख्या पूछते तो संख्या हो जाता 18, है ना, और आवर्त की संख्या हो जाता 7। अगला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है आपका मीथेन। मीथेन का सूत्र बनता है CH4। अगला क्वेश्चन है कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद पाया जाता है अमीबा में, अमीबा, है ना। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कुटपाद द्वारा, है ना। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क उत्सर्जी अंग है। एक मानव शरीर में कितने वृक्क पाए जाते हैं? किडनी। तो 2 किडनी पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने किडनी पाए जाते हैं? 2, है ना। इसका डिटेल पूरा हम पिछले वीडियो में बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? तो विसरण में, विसरण, है ना। अगला है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, इसमें वायु होगा ही, मृदा, जल, ये सब तो है ही। अगला है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से तो इसका हो जाएगा मधुमेह यानी डायबिटीज़, है ना। यहाँ पे लिखा गया है भाई साहब इंसुलिन की कमी से मधुमेह, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज़ यानी चीनी रोग के नाम से जानते हैं, ये हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से गलगंड, ग्वाइटर
या घेघा रोग हो जाता है। मनुष्य में बौनापन यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन स्टिमुलेटिंग की कमी यानी STH की कमी से होता है। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही VBI क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है। तो हम चाहेंगे कि आप इस बार एक बार जो है इस सब क्वेश्चंस को एक बार देख लें अच्छे से, है ना। नहीं याद है तो आप इसे याद भी कर लें, क्योंकि जितना आप मान के चलिए अभी आपके पास समय बहुत कम है। तो हम इसमें कहेंगे कि ज़्यादातर आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस आपके 60% क्वेश्चंस आपके हूबहू मैच कर जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो जिन छात्रों का अच्छा तैयारी है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, जिन छात्रों का तैयारी नहीं है सही से तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन बैंक से ही अच्छे से देख लें तो अच्छा होगा, है ना। चलिए आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।